नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हमारी यूपी लेखपाल के लिए सुपर 150 एक सीरीज चल रही है और लगातार हम विभिन्न विषयों, विभिन्न टॉपिक्स पर आपको 150 वन लाइनर्स के द्वारा आपका रिवीजन करवा रहे हैं। आज ना सिर्फ 150 वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं, बल्कि साथ में बहुत सारे पर्यावरण टॉपिक के पीवाईक्यूज भी आपको मिलने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी के पीवाईक्यूज रहने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, चाहे चीजें आपको आसान लग रही हो या कठिन। जब वीडियो खत्म होगा तो आप बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे और एक एक चीज आपको कंठस्थ हो चुकी होगी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य किसी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आपको मैसेज करके पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मात्र 150 रुपए में आप हमारे चैनल की सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वन लाइनर होंगे, थ्योरी होगी। 120 से अधिक ऑलरेडी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं और भी अधिक बहुत सारी पीडीएफ हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो पर्यावरण के परिचय एवं संरचना से शुरू करते हैं। पर्यावरण शब्द यानी कि परि और आवरण से मिलकर यह बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढके हुए। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थों द्वारा घेरे रहना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं का योग है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून है, जिसे छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, जिसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। भौतिक तत्व क्या क्या है इसमें? स्थान है, जल है, जलवायु है, मृदा है, खनिज है, मानव विकास क्षेत्र की विशेषताओं को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व कौन कौन से हैं? पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं। जैविक तत्व जीव मंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व कौन है? ये सब मानव निर्मित होते हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं और राजनैतिक हैं, जो सांस्कृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, एक स्थल मंडलीय, दूसरा वायुमंडलीय और तीसरा जलमंडलीय। जैविक पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, वानस्पतिक पर्यावरण यानी कि फ्लोरल और जंतु पर्यावरण यानी कि फौनल। अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर वायोम की रचना होती है। गतिशीलता की दृष्टि से पर्यावरण के 3 प्रमुख संगठक हैं, भौतिक, अजैविक, जैविक और ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत मुख्य रूप से सौर एवं भूतापीय ऊर्जा आती है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। मई 2014 में पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया था। गंगा कार्य योजना जीएपी 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में शुरू की गई थी। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मानदंडों को सर्वप्रथम 1994 ईस्वी में अधिसूचित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। अब हम बात करेंगे मानव पर्यावरण संबंध एवं प्रभाव की। आदि मानव की पर्यावरण में ग्रहीता तथा दाता की भूमिका थी, यानी कि वो रिसीवर भी था और कंट्रीब्यूटर भी था। मनुष्य पर्यावरण को भौतिक मानव, सामाजिक मानव, आर्थिक मानव और प्रौद्योगिकी मानव के रूप में प्रभावित करता है। आखेट एवं भोजन संग्रह काल में मानव का स्वरूप भौतिक मानव का था, यानी कारक था। पशुपालन काल में मानव का स्वरूप सामाजिक मानव का हो गया, यानी कि रूपांतरकर्ता बन गया। पौध पालन एवं कृषि काल में मानव आर्थिक मानव बन गया, यानी कि परिवर्तनकर्ता कहलाया। आधुनिक विज्ञान एवं औद्योगिकीकरण काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव यानी कि विध्वंसकर्ता कहा जाता है। पशुपालन ने आदि मानव को सामूहिक जीवन जीना सिखाया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भारत में आज भी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में झूम कृषि प्रचलित है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हुआ। औद्योगिक क्रांति 1860 के साथ मनुष्य और पर्यावरण के मध्य
शत्रुतापूर्ण संबंध शुरू हुए। मानव की प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभावों में भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण कार्य और मौसम रूपांतरण शामिल है। मेघ बीजन परिवर्षण को प्रेरित करने के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन यौगिकों का प्रयोग है। बांधों के निर्माण से द्रवस्थैतिक दबाव बढ़ता है, जिससे भूकंपीय घटनाओं की संभावना बढ़ती है। अप्रत्यक्षी प्रभावों में कीटनाशकों का प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्ट का विमोचन और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि शामिल है। आहार श्रृंखला में डीडीटी सबसे अधिक जहरीला तत्व माना जाता है। पर्यावरण में निर्मुक्त सूक्ष्म कणिकाएं समुद्री पारितंत्र के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। जो माइक्रोवीड्स होती हैं वो समुद्री परितंत्र के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन परत के प्रमुख विध्वंसक है। ओजोन O3 परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनिक किरणों यूवी रेस को सोखकर पृथ्वी का रक्षा कवच बनाती हैं। ओजोन रिक्तीकरण से चर्म कैंसर, प्रकाश संश्लेषण में ह्रास और फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता में कमी आती है। टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी यूएसए 1940 की अनुकृति है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद परिवहन येलो नदी चीन और गंगा नदी करती हैं। तो येलो नदी है, पीली नदी है चीन की, वो करती है, और गंगा नदी भारत की करती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक तथा जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कोशी नदी को बिहार का शोक उपमा प्रदान की गई है। नील नदी को देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। तो जो मिस्र है, पूरी सभ्यता है मिस्र की, वो नील नदी की देन है। ब्रुकलिन यूएसए का शहर भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण स्थलीय धसाव का शिकार हुआ। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फारमैन 1985 इंग्लैंड ने लगाया था। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को होती है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह त्रासदी होती है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना यूएसए 1979 के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है। फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 में जापान में घटित हुई थी। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 60% होती है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजेल को दी गई है। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक 1965 से 1974 के मध्य मनाया गया था। अपने स्थान पर शैलों के विघटन को अपक्षय कहते हैं, जो एक भौमिकीय प्रक्रिया है। हरिकेन द्वारा कारित क्षति का मापन साफिर सिम्पसन मापक द्वारा किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.029% थी, जो अब 426.91 ppm 2024 में हो गई है। 0.029% ppm में 290 ppm थी। CO2 पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके पृथ्वी की तरह सतह को गर्म करती है। अब हम बात करेंगे सतत या धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट में किया था। 1987 में WCED ने अवर कॉमन फ्यूचर ब्रिटलैंड रिपोर्ट में इसे परिभाषित किया। धारणीय विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ग्रो हार्लेम ब्रिटलैंड थे। सतत विकास का अर्थ है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करना। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन रियो में एजेंडा 21 वैश्विक कार्य योजना को स्वीकृत किया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को दी जाती है। रियो 10 में रियो +20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसका शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पहली बार सतत विकास की अवधारणा को मान्यता मिली थी। मिलेनियम समिट 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs की घोषणा की गई। रियो +5 सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। धारणीय विकास की मुख्य 5 क्षेत्र हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास हेतु विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत सौर, पवन एवं जल विद्युत है।
धारणीय विकास के मूल्यांकन में 3E का अर्थ है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी EERI नागपुर में अवस्थित है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में हुई थी। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सतत विकास 5P पर आधारित है, 5 Ps पर आधारित है। पहला है पीपल, दूसरा है प्लेनेट, तीसरा है पीस, चौथा है प्रॉस्पेरिटी और पांचवा है पार्टनरशिप। जनवरी 2016 में लागू किए गए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक हासिल करने का इनका लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी का आधार वर्ष 2015 माना गया है। वर्तमान में कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 169 संबंध उपलक्ष्य हैं। एसडीजी 1 में गरीबी के सभी रूपों को समाप्ति की बात की गई है, नो पॉवर्टी। एसडीजी 2 नो जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को समाप्त करना है और टिकाऊ कृषि को बढ़ाना है। एसडीजी 3 में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है, गुड हेल्थ की बात की गई है। एसडीजी 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो पहला है भुखमरी को खत्म, पहला है गरीबी को खत्म करना, दूसरा भुखमरी को खत्म करना, तीसरा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना है, चौथी अच्छी एजुकेशन की बात करता है, पांचवा लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। एसडीजी 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एसडीजी 11 संवहनी शहर और समुदाय की बात करता है। एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई की बात करता है, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड 86.4 प्रथम स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में दक्षिण सूडान अंतिम 167 स्थान पर है। इस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 109वां, स्कोर 64 है, पिछले वर्ष 112वां था। पड़ोसी देशों में चीन 68वें, भूटान 61वें और श्रीलंका 93वें स्थान पर है। नीति आयोग के एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में शिमला प्रथम स्थान पर रहा। शहरी सूचकांक में अंतिम 56वां स्थान धनबाद झारखंड को मिला। भारत और जर्मनी GIZ संयुक्त प्रयास से शहरी सूचकांक जारी किया गया था। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जुलाई 2024 में जारी किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। राज्यों की 4 श्रेणियां थी, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत के समग्र स्कोर 71 है। शीर्ष राज्य केरल और उत्तराखंड स्कोर 79 है। तमिलनाडु 78 दूसरे पर, गोवा हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे हैं 77 स्कोर के साथ। इंडेक्स में अंतिम स्थान बिहार का है, स्कोर 57 रहा है इसका। एसडीजी 1 गरीबी में तमिलनाडु तेलंगाना शीर्ष पर है। एसडीजी 2 भुखमरी में केरल शीर्ष पर है। एसडीजी 3 स्वास्थ्य में दिल्ली और चंडीगढ़ आगे है। एसडीजी 4 शिक्षा में केरल अव्वल है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता में नागालैंड मिजोरम शीर्ष पर है। भारत यूएन सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह फ्रेमवर्क 4 स्तंभों पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पार्टनरशिप और 6 परिणाम क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की नोडल संस्था नीति आयोग है। ग्रीन वास पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने को इंगित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी MS स्वामीनाथन को कहा गया है, UNEP द्वारा कहा गया है। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में सतत विकास का प्रारंभिक विचार दिया था, लेकिन वास्तविक परिभाषा 1987 में आई। सतत विकास की आवश्यकता प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण है। पारिस्थितिकी वित्रवत प्रौद्योगिकी का उपयोग सतत विकास का प्रमुख सिद्धांत है। मानव विकास सूचकांक SDI में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया गैस निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में छोड़ते हैं। परिचालन पर्यावरण सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण का अंश नहीं होता है। ग्रीन आर्मी को पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था।
पर्यावरण अवनयन प्राकृतिक तंत्र को परिवर्तित कर देता है जो मानव के लिए घातक है। कारखानों से निकला कचरा सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ब्रिटलैंड रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है, ना कि विकास की सीमा। एसडीजी 4 शिक्षा के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना और डिजिटल ढांचे में सुधार आवश्यक है। अंतरिक्ष अनुसंधान का एसडीजी 2030 के लक्ष्यों में कोई सीधा उल्लेख नहीं है। एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन से संबंधित है, लाइफ बिलो वाटर। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन से संबंधित है। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी से संबंधित है। एसडीजी 8 उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास पर केंद्रित है। एसडीजी 9 उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी ढांचा से जुड़ा हुआ है। एसडीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वातानुकूलन का प्रयोग यानी कि एसी का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि सीएफसी से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। गरीबी कम करना, धारणीय विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा में सहायक है। एसडीजी लक्ष्य निधि का गठन 2014 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक एसडीआई और सतत विकास लक्ष्यों में सकारात्मक संबंध है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों एसडीजी के आधारभूत आयाम है। पारिस्थितिकी साक्षरता वैश्विक पारिस्थितिकी संरक्षण चेतना का विकास करती है। निर्वनीकरण यानी कि डिफोरेस्टेशन से मृदा क्षरण की दर में तीव्र वृद्धि होती है। एस्बेस्टस की झाई का जल में विमोचन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। पर्यावरण के स्वयं संवर्धन की क्षमता उसमें विद्यमान होती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह प्रसिद्ध कथन ए फिटिंग का है। तो ये कंप्लीट होते हैं आपके 150 वन लाइनर। अब हम देखेंगे विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र पीवाईक्यूज के फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है, यह आपसे पूछा गया है। पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, सही है। गलत है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, यह गलत है। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। पर्यावरण केवल भौतिक नहीं बल्कि जैविक संसाधनों जैसे पौधे, जंतु का भी विशाल भंडार है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण किससे बनता है। तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैव घटकों से बनता है और तो ये तीनों सही हैं। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कथन है एक कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण दिया गया है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो यहां पर जो सही है आपका वो ए है। ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अवघटित कर सकते हैं। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। गलत कौन सा है, सी है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों का अवघटित कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। मृत अवयवों का जो अवघटन है वो सूक्ष्म जीवों जैसे कवक और जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी के क्षरण और अनियंत्रण में अनियंत्रित बाढ़, ये होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। तो ये तीनों होती है, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा और भूमि संचरण। अगला प्रश्न है आपका कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है आपका ए फिटिंग का है ये। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, बस्तियां। यह सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है। कौन, बस्तियां, ये मानव निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है।
भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है यह आपसे पूछा गया है। 50% से कम परिवर्तन हुआ है तो वो वन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो थे कार्ल रिटर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण एनवायरनमेंट से अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है इसका ये सभी है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये सभी बिंदु पर्यावरणीय की सटीक और विस्तृत परिभाषा बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से अभिव्यक्त है? तो एमएस स्वामीनाथन है। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? सही उत्तर है आपका वातानुकूलन। तो एसी से सीएफसी गैसें निकलती हैं, ये पर्यावरण सुरक्षा नहीं देती है। गरीबी कम करना, धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो सही उत्तर है आपका भी 1986, जिसे छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है आपका कि हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका WM एडम्स। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि यह समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। आईएएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन वाश इंगित करता है? सही उत्तर है आपका पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। कंपनियों द्वारा पर्यावरण अनुकूलन होने का झूठा वादा, फॉल्स क्लेम करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। यूपी पीसीएस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। जो मानव द्वारा निर्मित या अत्यधिक प्रभावित पर्यावरण हो वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सही उत्तर है आपका सामाजिक असमानता, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? सही उत्तर है आपका यहां पर ए परिचालन पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण ये पर्यावरण वर्गीकरण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? सही उत्तर है आपका सतत विकास का। 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था जिसे सतत विकास को समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सही उत्तर है आपका यहां पर ए प्राकृतिक संसाधन। यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? सही उत्तर है आपका द फ्यूचर वी वांट। रियो +20 2012 ब्राजील में होता है और इसका जो शीर्षक था वो द फ्यूचर वी वांट था। अगला प्रश्न है आपका कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? सही उत्तर है आपका यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है?
नीति आयोग है। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? सही उत्तर है आपका वर्ष 2002 में। अभी मैंने आपको बताया था। झारखंड पीसीएस 2023 में पूछा गया था। रियो 10+ सम्मेलन के नाम से इसे जाना गया। अगला प्रश्न है आपका कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो सही उत्तर है आपका सतत विकास से। यूपी पीसीएस 2023 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन ए सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। कारण दिया गया है ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। यूपी पीसीएस 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए सही है, किंतु आर गलत है। ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को लोकप्रिय बनाया, लेकिन इस रिपोर्ट का शीर्षक अवर कॉमन फ्यूचर था, लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं, यह आपसे पूछा गया है। शिक्षा को निःशुल्क करना और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ए और 1 और 2 दोनों सही है। 2024 पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। कृषि कार्यक्रम एसडीजी 2 से संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी 4 से संबंधित है। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। देखिए, हमारा प्रयास रहता है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट लेके आना जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया जाता है जहां से ये कंटेंट निकाला जाता है। किताबें इकट्ठी करने में भी समय लगता है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए। आपने पढ़ाई का एक लक्ष्य बनाया है, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या हमारे किसी अन्य सेशन की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप हमारे लेखपाल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मात्र 150 रुपए में 120 से अधिक ऑलरेडी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो थ्योरी बेस्ड हैं, वन लाइनर बेस्ड हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हैं और एमसीक्यू बेस्ड हैं। आपको निरंतर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तैयारी अच्छे से करते रहिए क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।